वेलकम बैक टू माय चैनल। आप आज इस वीडियो में भारत कृषि एवं सिंचाई इसको पढ़ने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है वीडियो और आप इसको पूरा देखें। साथ ही साथ अगर आपको उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको कैसी लगी और किस प्रकार की वीडियो आपको चाहिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आइए वीडियो को देखते हुए जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत कृषि एवं सिंचाई। जैसे कि आप सबको पता है, भारत कृषि प्रधान देश है और सिंचाई की व्यवस्था की वजह से यहाँ की कृषि जो है वो सिंचाई पर निर्भर करती है कि किस प्रकार की है। तो आज हम कृषि और सिंचाई के संबंध में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं और इसमें हम देखेंगे कृषि किसे कहते हैं। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि फसल बोने, काटने या अनाज लाते हैं, ये सब घर या पास पड़ोस के वालों का व्यवसाय है और इसे हम कृषि कहते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है, कृषि हमारे देश की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। ये हमारे देश के आर्थिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए जानते हैं कि कृषि से क्या तात्पर्य है। क्या केवल खेती या फसल उत्पादन करना ही खेती है? नहीं, कृषि के अंतर्गत पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, झींगा पालन, बागवानी और मत्स्य पालन भी आता है। तो इस प्रकार कृषि का क्षेत्र जो है वो व्यापक है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन पौधों को उगाता है उन्हें फसल कहते हैं। अब देखिए, यहाँ एक प्रश्न का उत्तर आपको मिला, फसल किसे कहते हैं? तो इसका जवाब है, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन पौधों को उगाता है उन्हें फसल कहते हैं। पशुपालन के अंतर्गत पशु और पक्षी शामिल हैं जिन्हें मनुष्य अपने उपयोग के लिए पालता है। वानिकी और मत्स्य पालन को भी कृषि के अंतर्गत रखा जाता है। अब देखिए, सबसे पहले लोगों ने खेती करना क्यों प्रारंभ किया होगा? अब इसका जवाब आपको इसमें मिलने वाला है। पुराने समय से लेकर अब तक खेती करने के तरीकों में बहुत अंतर आया है। ये सब आप लोग जानते हैं। जैसे आप लोग अपनी दादी दादा से पूछेंगे तो बताएंगे कि पहले के ज़माने में कैसे खेती होती थी। आज के ज़माने की तरह से बहुत बड़ी बड़ी मशीनें, जैसे कि आप लोग देखते हो, फसल काटने के लिए मशीनें हो गई हैं, बोने के लिए मशीनें हो गई हैं, तरह तरह की खादें हैं, सिंचाई के साधन हैं। तो ये सब पहले नहीं होते थे। तो ये सारी पहले की बातें आप लोग अपने घर के, गाँव के बुजुर्गों से जानेंगे तो बताएंगे कि पहले खेती का तरीका क्या था और कैसे खेती की जाती थी। पहले गांव में खेत जोतने के लिए बैल का प्रयोग होता था, किंतु अब यह कार्य ट्रैक्टर करता है। ट्रैक्टर कृषि का जो है वो आधुनिक उपकरण है। तरह तरह के ट्रैक्टर आ रहे हैं। जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, खेती का पुराना तरीका बैल के द्वारा और खेती का आधुनिक तरीका। अब इसमें देखेंगे आप कि खेती या पैदावार जिससे जो दैनिक जीवन है, हमारे रोज के जीवन की आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं, उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। नया शब्द आया, निर्वाह कृषि। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? तो इसका जवाब है, ऐसी खेती या पैदावार जिससे दैनिक जीवन की आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं उसको निर्वाह कृषि कहते हैं। जो कृषि केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है उसे निर्वाह कृषि कहा जाता है और जिस कृषि का मुख्य उद्देश्य बाजार में फसल बेचना हो उसे हम व्यापारिक कृषि कहते हैं। इसको फसल विशिष्टीकरण भी कहते हैं। फसल विशिष्टीकरण या व्यापारिक कृषि कहा जाता है। अब जैसे आप सब जानते हैं कि हमारा भारतवर्ष जो है कृषि प्रधान देश है और हमारे देश में लगभग 55% लोग कृषि पर निर्भर हैं। भारतवर्ष में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं? 55% लोग कृषि पर निर्भर हैं। देश की कुल राष्ट्रीय आय का 17% कृषि से प्राप्त होता है। देश की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 17% भाग जो है वो कृषि से प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार की जलवायु तथा विविध मिट्टियों के कारण देश में लगभग सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। अब हमारे देश में पैदावार होती है, पैदा होने वाली फसलें हैं, उनको 3 वर्गों में बांटते हैं। पहला है खाद्यान्न फसलें, दूसरी है नकदी फसलें, तीसरा है पेय एवं बगाती फसलें। तो पहला है खाद्यान्न फसलें। इनमें देखिए क्या क्या आता है, गेहूँ, चावल, जौ, चना, मटर, दालें, ज्वार, बाजरा आदि। फिर है नकदी फसलें।
इसमें आता है गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, तंबाकू आदि। फिर इसके बाद आता है पेय और बागाती फसलें, इसमें चाय, कहवा, रबड़, गर्म मसाले आदि। तो इस प्रकार वर्ग जान गए आप फसलों के। फिर इसके बाद आप जानेंगे कि कृषि फसलों के प्रकार क्या हैं, किस किस प्रकार की फसलें हैं। फसल चक्र भी कहते हैं इनको। तो 3 चक्र होते हैं फसल के, एक है रबी, दूसरा खरीफ और तीसरा जायद। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि ये फसल या ये चीज़ किस फसल चक्र में उत्पादित की जाती है। तो आइए सबसे पहले हम रबी की फसलों के बारे में जानें। समय और उपजें। तो रबी की फसल का समय होता है जाड़े के प्रारंभ में बोना और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में काटना। और इसमें कौन कौन सी उपजें होती हैं उनके नाम हैं गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, अलसी और राई आदि। फिर है खरीफ की फसलें। इसका समय है वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोना और शीत ऋतु के प्रारंभ में काटना। उपजें धान, मक्का, ज्वार, मूंग, जूट, मूंगफली आदि, ये इसकी उपजें हैं। फिर है जायद की फसलें। जायद की फसलों में इसका समय है मार्च अप्रैल में बोना, उपज तैयार हो जाने पर प्राप्त करना और इसके बाद उपजें इसमें तरबूज, खरबूज, ककड़ी, सब्जियां आदि। तो ये हो गई जायद की फसलें। फिर आपने देखा होगा कि हमारे देश की जो मुख्य उपजें हैं उनमें चावल, गेहूं, दाल, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, कपास, जूट आदि ये मुख्य उपजें हैं। अब चावल बहुत ही महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। तो ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? ये चावल पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, केरल, त्रिपुरा, मणिपुर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं ये। अब देखिए चावल महत्वपूर्ण खाद्यान्न है, इसके उत्पादक क्षेत्र भी आप जानें किन राज्यों में होता है। अब आइए देखते हैं इसकी आवश्यक दशाएं क्या हैं, किन जलवायु में कैसा मौसम चाहिए इसको, अधिक गर्मी, अधिक पानी और उपजाऊ चिकनी मिट्टी चाहिए। तो ये तो इसकी जलवायु के बारे में हो गई। किन राज्यों में होता है ये जान गए। अब देखते हैं भारत विश्व का लगभग 22% चावल का उत्पादन करता है। दुनिया भर में जितना चावल है उसका 22% भाग हमारा भारतवर्ष देता है। चीन के बाद भारत का विश्व में चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है। ऐसे प्रश्न बहुत ही प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो ये आप याद रखिए, चावल उत्पादन में भारतवर्ष का दूसरा स्थान है। तो बात आती है, प्रश्न उठता है कि चावल उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है। तो ये भी जानिए कि चावल उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है। तो ये अब जान गए चावल के विषय में जानकारी, उसकी दशाओं के बारे में, उत्पादन में उसका क्या स्थान है ये भी। अब चावल का इतिहास अगर जाने तो ये जानना महत्वपूर्ण है कि चावल जो है भारतवर्ष में 7,500 वर्षों से भी अधिक पहले समय से उगाया जा रहा है। चावल का इतिहास क्या है, चावल कितने समय से भारत में है, तो इसका जवाब है चावल भारत में 7,500 वर्षों से भी अधिक पहले से उगाया जा रहा है। अब इसके बाद महत्वपूर्ण खाद्यान्न गेहूँ है। गेहूँ के प्रमुख उत्पादन जो क्षेत्र है, उत्पादक क्षेत्र, उसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र। फिर इसकी आवश्यक दशाएं हैं दोमट मिट्टी, सामान्य वर्षा, इसीलिए सिंचाई की आवश्यकता होती है, पकते समय गर्मी चाहिए। फिर है विश्व के गेहूं उत्पादक देशों में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है, यानी गेहूं में भी चीन का प्रथम स्थान है और गेहूं में भारतवर्ष का दूसरा स्थान है। भारत में उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन के क्षेत्र प्रथम स्थान है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर इसके बाद जो गेहूं के उत्पादक राज्यों के बारे में आप जाना, और इस प्रकार भारत के मुख्य एवं गौड़ गेहूं उत्पादक राज्यों की सूची तो बच्चों के लिए प्रोजेक्ट वर्क के संबंध में है और हम महत्वपूर्ण बिंदु को ही हाईलाइट करेंगे।
इसके बाद आता है महत्वपूर्ण खाद्यान्न दालें। दालों का उत्पादक क्षेत्र जो है वो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। और इसकी जो आवश्यक दशाएं हैं, इसकी जलवायु, किस प्रकार की ज़मीन चाहिए इसके लिए, तो ये जानिए। प्रत्येक प्रकार की मिट्टी में अच्छी होती है इसके लिए, और सामान्य वर्षा, कम मेहनत की आवश्यकता होती है। अन्य फसलों के लिए मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाती हैं। और फिर इसके बाद देखिए गन्ना के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र हैं वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, गुजरात। आवश्यक दशाएं हैं उपजाऊ मिट्टी और गर्म नम जलवायु। फिर है गन्ने की खेती। अब गन्ने की खेती में जैसा कि आपने जाना कि इसकी कौन सी आवश्यक दशाएं हैं, उत्पादक क्षेत्र भी आपने जाने। और इसके बाद आती है चाय के प्रमुख जो उत्पादक क्षेत्र हैं उसमें असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और पहाड़ी ढाल। आवश्यक दशाओं में अधिक वर्षा और गर्मी, पहाड़ी ढाल जिस पर पानी न रुके अन्यथा जड़ें गल जाती हैं। चाय की संक्षिप्त कहानी। विश्व में चीन के लोगों ने सबसे पहले चाय पीनी शुरू की थी। चीन ही इसमें भी आगे है। शुरू में ये आदत केवल कुछ लोगों तक ही सीमित थी। प्रारंभ में इसे औषधीय पेय समझा जाने लगा। उपनिवेशवादी अंग्रेजों ने वर्ष 1829 में उत्तर पूर्व भारत के वनों में असम में चाय की खोज की और चाय की बड़े पैमाने पर खेती शुरू कर दी। चाय के बागान या चाय बागाती कृषि कहे गए ये। तो चाय का इतिहास भी आपने जान लिया कि चाय सबसे पहले कहाँ हुई, कौन लाया, इसके संबंध में आप। और देखिए चित्र में भी चाय का बागान आपको दिख रहा है। फिर इसके बाद कहवा और कॉफ़ी की बात आती है। तो कहवा और कॉफ़ी भी एक प्रकार का पेय पदार्थ है। और फिर इसके बाद आते हैं आगे, देखते हैं कपास के जो मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं उसमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा। और इसकी जो आवश्यक दशाएं हैं वो काली मिट्टी, गर्म व नम जलवायु, 100 सेमी वर्षा अथवा सिंचाई का उचित प्रबंध, उपजाऊ मिट्टी, अधिक वर्षा, गर्म व नम जलवायु। तो ये जूट और कपास के विषय में आपने जाना। और इसके बाद और भी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे कभी बाढ़ आने पर, कभी सूखा पड़ने पर खेती नष्ट हो जाने का भय रहता है। तो अच्छे बीज और खाद समय से न मिलने की समस्या भी होती है। छोटे छोटे बिखरे हुए खेतों के कारण भी किसानों को कृषि कार्य करने में कठिनाई होती है। तो इसके लिए चकबंदी की व्यवस्था की गई। छोटे छोटे खेत अगर किसी के दूर, कहीं एक खेत इधर एक खेत उधर दूर दराज में है, तो उन खेतों को इकट्ठा किया गया कि किसान के अगर 4 जगह मान लीजिए खेत हैं, छोटे छोटे टुकड़े, तो उन चारों को एक जगह करने की कोशिश की गई। तो इसको चकबंदी कहा गया। कभी कभी पशुओं की बीमारी फैलने से कृषि कार्य बाधित हो जाता था। तो इस प्रकार ये सब कृषि की समस्याएं हैं। और फिर इसके लिए कृषि नीति बनाई गई। राष्ट्रीय कृषि नीति भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय कृषि नीति बनाई गई और उसका उद्देश्य था कृषि के क्षेत्र में उच्च वृद्धि दर प्राप्त करना, ऐसा विकास करना, प्रोन्नत करना कि हमारे संसाधन जो हैं उनका अच्छा और कुशलतापूर्वक उपयोग हो, भूमि जल जैव विविधता को सुरक्षित रखा जा सके, किसानों को मूल्य संरक्षण प्रदान करना, कृषि क्षेत्र में फसलों का बीमाकरण, जैव प्रौद्योगिकी पर बल देना, कृषि कार्यों के लिए विज्ञान, किसानों को ऋण सुनिश्चित करना इस नीति के मुख्य लक्ष्य माने गए थे। तो इस प्रकार ये राष्ट्रीय कृषि नीति हुई। बच्चों और शिक्षक भाई और बहनों, अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और इस पाठ का शेष भाग हम आपको अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं, भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस प्रकार आप अगर मेरा सहयोग करेंगे तो मेरा उत्साह बढ़ेगा और हम अधिक क्षमता के साथ कार्य कर सकेंगे। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।